दोस्तों, आप लोग क्राइम स्टोरी सुनते हैं तो आप लोगों ने परफेक्ट क्राइम जो वर्ड है ये कई बार सुना होगा। लेकिन दोस्तों, अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि परफेक्ट क्राइम जैसा कोई वर्ड दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बल्कि क्राइम कितना ही बड़े परफेक्शन के साथ में किया जाए, कितनी ही बड़ी प्लानिंग के साथ में किया जाए, क्राइम क्राइम होता है और ये आखिरकार सामने आता ज़रूर है। क्योंकि आज की इस कहानी के अंदर दोस्तों एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई, जिसके लिए महीनों तक वो अपनी पत्नी को ट्रेनिंग देता रहा। ट्रेनिंग भी थी, प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा सटीक थी, एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश भी थी। लेकिन दोस्तों, इस परफेक्ट क्राइम का खुलासा महज 8 घंटों के अंदर ही हो जाता है। और जब 8 घंटों के अंदर खुलासा होता है तो लोग हैरान होते हैं वास्तव में कि आखिरकार खून के रिश्तों में भी अब वफा बची है कि नहीं बची है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियो को लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत है। चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है और दोस्तों इस योगदान को मैं आप लोगों के कभी भूलूंगा नहीं। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है बिहार से, और बिहार में बिहार की राजधानी लगती है पटना। और इसी पटना के अंतर्गत एक थाना आता है फुलवारी शरीफ, और ये जो फुलवारी शरीफ है इसी के अंतर्गत एक गांव आता है भुसौली दानपुर। और इसी भुसौली दानपुर के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा, उसके बाद में छोटा बेटा जिसका नाम शाहबाज है, और उसके बाद में सबसे छोटा बेटा जिसका नाम रिजवान है। जो रिजवान कुरैशी है इसकी उम्र महज 24 साल के आसपास है। जो शाहबाज कुरैशी है इसकी उम्र तकरीबन 28 से 29 साल के आसपास रही होगी। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1 सितंबर साल 2025 की। 1 सितंबर साल 2025 को जो रिजवान कुरैशी के घर में जो सबसे बड़ी वाली भाभी होती हैं, वो सुबह सुबह नाश्ता बनाकर अपने देवर रिजवान कुरैशी को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। रिजवान कुरैशी भी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी जो पत्नी है वो मायके गई हुई है। इसलिए जो भाभी होती है रिजवान कुरैशी को उसके गेट से, उसके कमरे के बाहर से आवाज़ लगाती है कि नाश्ता कर लीजिए। लेकिन रिजवान कुरैशी के कमरे के अंदर से किसी भी तरीके की कोई भी सुनवुन की कोई आवाज़ नहीं आती है। अब जो भाभी होती है वो कमरे के अंदर बढ़ती है। अंदर बढ़ने के बाद में देखती क्या है कि कमरे के अंदर अंधेरा है। उसके बाद में जो भाभी होती है रिजवान कुरैशी के कमरे में लगी हुई लाइट को ऑन करती है। जैसे ही उस बल्ब को वो ऑन करती है, इस भाभी की चीखें निकल जाती हैं। दरअसल जो रिजवान कुरैशी था वो अपने ही कमरे के अंदर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसके सर पर शायद किसी ने एक धारदार चीज़ से वार किया है। अब जैसे ही ये भाभी चीखती है, घर के और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब जैसे ही और लोग भी उस कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिजवान कुरैशी जो महज अभी 24 साल का है, 1 साल पहले उसकी शादी हुई है, उसके ही कमरे के अंदर घुसकर कोई उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर जाएगा। अब इस परिवार की चीख पुकार की जो आवाज़ थी आस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं। लिहाजा आस पड़ोस के लोग भी अब इस घर के अंदर घुस जाते हैं। कमरे के अंदर और पूरे घर के अंदर लोगों की एक भीड़ जमा हो जाती है। लोगों का जो शक था ये सबसे पहले जो शाहबाज कुरैशी की पत्नी शबनम होती है उसके ऊपर जाता है। और पता ये चलता है, परिवार वाले ये कहते हैं कि शबनम कुरैशी ने रंजिश में रिजवान कुरैशी की चापड़ से उसके सर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी है। लिहाजा उसके बाद में तुरंत जो फुलवारी पुलिस थाना है वहाँ पर कॉल कर दी जाती है। अच्छा, पुलिस को जब ये सूचना मिलती है कि इस तरीके से भुसौली दानपुर में एक हत्या हुई है, लिहाजा पुलिस भी पहुँचती है। पहुँचने के बाद में जो लोग होते हैं उनको हटाते बचाते अंदर पहुँचती है। जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। एंड डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सबसे पहले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। पुलिस वालों के लिए इस केस को सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इस केस को कैसे सुलझाया जाए, लिहाजा इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले पुलिस जो थी वो घर वालों से पूछताछ करती है। अब जब घर वालों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट, कोई शक हो। तो जो परिवार वाले होते हैं वो सारे परिवार वाले एक ही सुर में बोलते हैं। वो कहते हैं कि रिजवान कुरैशी से बड़ा वाला जो बेटा है हमारा शाहबाज कुरैशी, उसकी एक पत्नी है जिसका नाम शबनम है, और जो शबनम है उसका रिजवान कुरैशी के साथ में कोई रिश्ता था, जिसकी वजह से वो हमेशा रिजवान कुरैशी को अपने साथ रखना चाहती थी। और इसी वजह से उसने चापड़ से
रिजवान कुरैशी की नाराज़ होकर हत्या कर दी। अब पुलिस वालों को भी लगता है कि पारिवारिक रंजिश का मामला है, घरेलू विवाद है, इसी वजह से हत्या हुई होगी और पुलिस वालों का, बाकी सारे लोगों का जहन इसी तरफ जा रहा था। लेकिन दोस्तों किसी को नहीं पता था कि आखिरकार इस केस के अंदर अभी कुछ और बाकी है। दोस्तों पोस्टमार्टम से पहले एक और अगर देखे जाए तो एक एग्जामिन होता है जिसको बोलते हैं प्री मॉर्टम, जिसमें यह देखा जाता है कि डेड बॉडी के अंदर कोई मार्क्स, कोई निशान, तो वो जो रिपोर्ट होती है वो तुरंत मिल जाती है। तो जो प्री मॉर्टम होता है उसमें यह पता चलता है कि जो रिजवान कुरैशी है उसकी चापड़ से हत्या नहीं की गई है, बल्कि उसके सर में तो गोली मारी गई है। अब जैसे ही ये बात सामने आती है तो पुलिस जो थी अब घर वालों से कहती है कि तुम्हारे घर में गोली चली है। अब रात में गोली चली, आवाज़ किसी को नहीं आई, ये कैसा संभव है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस सोचती है कि अगर इस केस का खुलासा कोई कर सकता है तो वो शबनम कर सकती है, लेकिन शबनम तो घर पे थी नहीं। लिहाजा पुलिस वाले ये पूछते हैं कि शबनम का पति कौन है, तो पता चलता है कि शबनम के पति का नाम शहबाज कुरैशी है। जो शहबाज कुरैशी है ये पशुओं का व्यापार करता है और जो रिजवान कुरैशी है ये लाइट का काम करता है। लिहाजा उसके बाद में जो शहबाज कुरैशी है इससे पूछा जाता है कि रात के समय तुम्हारी पत्नी कहाँ थी, तो शहबाज कुरैशी कहता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था और उसके बाद में ये सब कुछ हो गया। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो शबनम कुरैशी की तलाश शुरू कर देती है। अब जब शबनम कुरैशी की तलाश की जाती है तो आखिरकार जो पुलिस की टीमें थी, टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर, तमाम आधारों के आधार पर पुलिस जो थी वो शबनम को अरेस्ट कर लेती है। शबनम को अरेस्ट करने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आती है। अब पुलिस थाने लाने के बाद में शबनम से पूछताछ की जाती है तो शबनम जो थी वो इस पूरे केस में सिरे से मुकर जाती है। वो कहती है कि उसके देवर रिजवान कुरैशी की हत्या से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों पुलिस को जितनी भी बयान लोगों ने दिए थे और जो बताया था वो शबनम के बारे में ही बताया था। लिहाजा फिर पुलिस एक बार सोचती है कि अगर शबनम के ऊपर थोड़ी सी कसौटी दिखा दी जाए, थोड़ी सी सख्ती दिखा दी जाए तो हो सकता है कि ये टूट जाए, क्योंकि शबनम कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो शबनम के ऊपर सख्ती दिखाती है। पुलिस वाले, बाकी के सारे लोग यही समझ रहे थे कि हत्या शबनम ने की है, लेकिन इस हत्या के पीछे जो सच सामने आने वाला था उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। और जो दोस्तों सच आता है सामने, उसको सुनने के बाद में रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं। इंसान यही कहता है कि अब खून के रिश्तों में वफा नहीं बची है। दरअसल जब शबनम के साथ में पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तो शबनम जो थी ये पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में वो अपने देवर रिजवान कुरैशी की हत्या की बात कबूल करती है और कहती है कि हाँ, अपने देवर रिजवान कुरैशी की हत्या मैंने ही की है। अब जैसे ही शबनम कुरैशी पुलिस के सामने ये बात कहती है तो पुलिस शबनम से पूछती है कि हत्या क्यों की है, क्या रीज़न रहा। तो इस बारे में जो शबनम थी ये सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से शुरू से बताती है। शबनम बताती है कि मेरी शादी जब शहबाज के साथ में होती है थोड़ा समय गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो रिजवान कुरैशी से शबनम की नज़दीकियाँ हो जाती हैं, यानी इन दोनों देवर भाभी के बीच में रिश्ते हो जाते हैं। आए दिन मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मौका मिलता तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते। लेकिन दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये छुपाए छुप नहीं पाती। और आखिरकार इस बारे में शबनम के पति शहबाज को ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे उसके ही सगे भाई रिजवान कुरैशी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है, और जब भी उसको मौका मिलता है तो वो उसके साथ में मिलना मिलाना करती है, उसके साथ में इंटीमेट होती है, सारी चीज़ें उसको पता चलती हैं। लिहाजा उसके बाद में जो रिजवान कुरैशी का भाई शहबाज कुरैशी था ये अपनी पत्नी शबनम के ऊपर सख्ती दिखाता है, उसकी मार पिटाई करता है और उससे कहता है कि तुम उसके ही भाई के साथ में ये सारी रंगरलियाँ गुलछर्रे उड़ा रही हो। दूसरी तरफ उसको अपने भाई रिजवान कुरैशी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी भले ही गलत थी, लेकिन उसके भाई को गलत नहीं होना चाहिए था। उसकी पत्नी भले ही वो उससे संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन रिजवान कुरैशी को अकल थी कि वो उसके बड़े भाई की बीवी है। ऐसे में वो कैसे उसके अपने बड़े भाई यानी अपनी ही सगी भाभी के साथ में रिश्ते बना सकता है। इसलिए जो शहबाज कुरैशी था उसको रिजवान कुरैशी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाद में जो शहबाज कुरैशी था अपनी पत्नी शबनम से कहता है कि देखो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुमसे बोलूँगा। अब शबनम ये सोचती है कि किसी भी तरीके से जो शहबाज कुरैशी उसका पति है उसे माफ़ कर दे और ये बातें उसके घर तक ना पता चले। इसलिए शबनम जो थी वो शहबाज कुरैशी यानी अपने पति की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में शहबाज कहता है कि तुम्हें अपने प्रेमी और मेरे छोटे भाई रिजवान कुरैशी का कत्ल करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात शबनम सुनती है तो उसके जिस्म में सिरहन सी दौड़ जाती है। उसको समझ नहीं आता है कि उसका पति आखिरकार क्या बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था।
वो अपने पति के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, उसे एहसास भी हो चुका था। और उसके जो देवर था उसकी शादी भी हो चुकी थी, और जो देवर था अब उससे दूरियां भी बनाने लगा था। तो ऐसे में शबनम के पास में अब कोई रास्ता नहीं था। यानी इस देवर से वो रिश्ते को कंटिन्यू रखना तो चाहती थी, लेकिन अब देवर भी इस रिश्ते से पीछे हट चुका था, क्योंकि 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी थी और अब वो अपनी पत्नी के साथ में अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा शबनम जो थी अपने पति शहबाज की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में जो शहबाज था, ये खगौल के पास में एक जगह पड़ती है जमालुद्दीन चौक, और इसी जमालुद्दीन चौक पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है सैयद राजा। इसी सैयद राजा से ये एक देसी कट्टा खरीदता है और उसके बाद में ये उस देसी कट्टे को लेके अपने घर आ जाता है। और उसके बाद में लगभग 1 महीने तक ये शबनम को उस देसी कट्टे को चलाने की ट्रेनिंग देता है और कहता है कि देखो ऐसे चलाया जाता है, ऐसे चलाया जाता है। वो कभी कभी सुनसान जगह पर फायर चलाकर शबनम को प्रैक्टिस भी करा था। हालांकि शबनम थी वो एक बार नशे की कुछ टैबलेट्स डालकर रिजवान कुरैशी की जान लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहती है। उसके बाद में दोस्तों 31 अगस्त साल 2025 को रात के समय जो रिजवान कुरैशी था, चूंकि इसकी पत्नी जो थी वो मायके गई हुई थी, खाना खाकर शाम को अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और उसी समय शहबाज कुरैशी जो था अपनी पत्नी शबनम को वो कट्टा देता है और कहता है कि समय ठीक है और यही समय है कि तुम्हें अपना इंतकाम लेना चाहिए। अब शबनम जो थी वो पूरी तरीके से इंतकाम लेने के लिए तैयार थी। पहली बात तो उसको ये खौफ था कि उसका पति उसके रिश्ते के बारे में उसके परिवार वालों को न बता दे, जिससे उसके माता पिता की बदनामी हो और रिश्ता उसका घर परिवार बिगड़ जाए। दूसरी तरफ उसे रिजवान कुरैशी से यह भी गुस्सा था कि रिजवान कुरैशी शादी के बाद में उससे अब रिश्ता रखना नहीं चाहता था। इसलिए जो शबनम थी रिजवान के रूम में पहुंचती है और बहुत ही नज़दीक से उसके सर पर एक ज़ोरदार फायर करती है, जिसकी वजह से मौके पे ही रिजवान कुरैशी की मौत हो जाती है। रात का काफ़ी ज़्यादा समय था। शायद जो घर परिवार वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बाहर कोई शादी समारोह होगा, कोई पटाखा छूटा होगा, इसलिए वो भी कुछ रिस्पॉन्स देते नहीं हैं। उसके बाद में जो शबनम खातून होती है वो वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो यहाँ पर भाभी के ऊपर तो सवालिया निशान लगते ही हैं, लेकिन सगा भाई जिसका नाम शहबाज कुरैशी था वो अपने भाई रिजवान कुरैशी की अपनी ही पत्नी के साथ में हत्या कराता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप शहबाज कुरैशी को गलत मानेंगे या फिर रिजवान कुरैशी जिसकी हत्या हुई है उसने अपने भाई की पत्नी के साथ में रिश्ते बनाए, उसको गलत मानेंगे। लेकिन दोस्तों, गलत कोई भी हो, लेकिन शहबाज कुरैशी को ऐसा बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो रिजवान कुरैशी की हत्या कर दे। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, और इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी आप लोग बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें हारून अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हारून अंसारी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो मोहम्मद रियाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में साहिल जी हैं, इनका नाम शाहबुद्दीन है, तो शाहबुद्दीन जी मेरे भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी सुहेल लिखते हैं, आज हम जल्दी जॉब से आकर आपकी कहानी सुन रहे हैं, सलामत रहिए, अल्लाह आपको कामयाबी दे का और कामयाबी से नवाजे, आमीन। कुवैत से सुनते हैं, तो अंसारी सुहेल जी मेरे भाई इतनी दुआओं से नवाजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आसिफ खान है, लिखते हैं कहानी अच्छी है, तो आसिफ खान जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में संजय सिंह है, लिखते हैं संजय सिंह मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो संजय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, तो मोहम्मद इमरान जी शुक्रिया आपका। खान अकील है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, नाइस स्टोरी, तो खान अकील जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है दिनेश कुमार जी का, लिखते हैं गुड वन डियर, तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट्स दिनेश कुमार जी का, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई, बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं सुपर, शुक्रिया दिनेश कुमार। आगे भी कमेंट्स करते हैं, सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। देव कुमार जी लिखते हैं मैं लाइव नहीं आ पाया, सॉरी भाई, तो देव कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद में आपका कमेंट्स आया है, सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है, बताइएगा। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, नौशाद अंसारी हैं, लिखते हैं भाई मैं नौशाद महाराष्ट्र भिवंडी से सुनता हूँ आपकी कहानी, शुक्रिया मेरे भाई आपका। उसके बाद में मंदी वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जालंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान सुनील त्यागी जी कहानी सुनते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई, जब लाइव जब आते हो तो उस टाइम हम ड्यूटी पर रहते हैं, माफ़ करना भाई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, तो धीरज सिंह जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश बिहारी ही लिखते हैं मलिक भाई जी नमस्कार सर जी, कल मुझे मालूम नहीं था कि आप लाइव आने वाले हैं और कल बहुत यूट्यूब देखा, कहानी नहीं आया तो समझ में आ गया कि लोड नहीं हुआ है कहानी।
तो बालिश बिहारी जी आपका शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं आजकल कमेंट पढ़ने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं सर। शरीफ मोहम्मद जी ऐसी बात नहीं है, कमेंट्स तो मैं बहुत बहुत पढ़ रहा हूँ और कमेंट हैं भी कम भाई, तो कम जो कमेंट्स हैं वही मैं पढ़ता हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों ने सुनी होगी, और ऐसे रिश्ते में इस तरीके से कत्ल होना, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूं मैं कल के दिन आप लोगों के साथ में किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।